विजय ने उसे यूं विचारमग्न देखा तो समीप आकर बोला, क्या देख रही हैं? दीपा ने कहा, इन फूलों को, इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट और इनका दुर्भाग्य। विजय ने कहा, दुर्भाग्य क्यों? दीपा ने कहा, इसलिए क्योंकि इनकी हंसी केवल कुछ समय की है। एक दिन दुर्भाग्य की आंधी आएगी और यह पत्ती पत्ती होकर बिखर जाएंगे। विजय ने कहा, कविता कर रही हैं? नहीं, स्वयं की तुलना कर रही हूँ इनसे। किंतु शायद एक बात आप नहीं जानती, रात के पश्चात भोर अवश्य होती है। दीपा ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे जीवन में भोर कभी ना आएगी। भोर तो आ चुकी है। कब? उस समय जब मैंने आपको देखा था। हालांकि वह अंधेरी रात थी, किंतु मेरा मन कहता है कि आपके जीवन में फिर से वैसा ही अंधेरा कभी नहीं आएगा। दीपा चौंक पड़ी। विजय ने कहा, जाने दीजिए, चाय ठंडी हो रही है। दीपा बैठ गई। विजय ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, बाथरूम आंगन में है। दीपा ने चाय की चुस्की ली और बोली, एक प्रार्थना है आपसे। विजय ने कहा, कहिए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। विजय को यह सुनकर आघात सा लगा और बोला, शायद भय लग रहा है। दीपा ने कहा, भय? किससे? विजय ने कहा, मुझसे। इतना बड़ा मकान है और एक अजनबी व्यक्ति, सोचती होंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो फिर जाने की बात क्यों? आप समाज को नहीं जानते। आप यही तो कहना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए, लोगों की जुबान मैं बंद कर दूंगा। नहीं विजय साहब, दीपा ने कहा और एक झटके में उठ गई। विजय ने देखा, खिड़की से छनकर आती धूप में उसका मुख सोने की भांति दमक रहा था। दीपा के कंधों पर फैले बाल तो इतने सुंदर थे कि उनके आगे घटाओं का सौंदर्य भी फीका सा लगता था। वह कुछ क्षणों तक तो दीपा के इस सौंदर्य को निहारता रहा और बोला, आप शायद बुरा मान गई। दीपा ने कहा, विजय साहब, आप नहीं जानते कि मैं जानता हूँ मैंने यह सब कहकर अपराध किया है। अपराध इसलिए क्योंकि आपके मन को टटोला भी नहीं और अपने मन की बात कह बैठा। हो सकता है आपने यह भी सोचा हो कि मैं आपकी व्यवस्थाओं से खेलने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु विश्वास कीजिए, यह सत्य नहीं है। सच्चाई यह है कि आपको भी मंजिल की तलाश थी और मुझे भी। मैंने तो सोचा था इस प्रकार आपको भी मंजिल मिल जाएगी और मुझे भी। आप तो जानती हैं, जीवन के लंबे रास्ते यूं भी अकेले नहीं कटते। इस सफ़र में किसी न किसी साथी का होना जरूरी होता है। किंतु यदि मैं आपके योग्य नहीं तो? दीपा ने कहा, ऐसा न कहिए विजय साहब। दीपा ने चेहरा घुमा लिया और तड़प कर बोली, आप तो देवता हैं। आप तो इतने महान हैं कि मैं आपकी महानता को कोई नाम भी नहीं दे सकती। विजय ने कहा, फिर क्या बात है? दीपा इस प्रश्न पर मौन रही। विजय फिर बोला, बताइए ना, फिर आप मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हैं? अपने दुर्भाग्य के कारण, दीपा बोली। मैं नहीं चाहती कि मेरे दुर्भाग्य की छाया आप पर भी पड़े। और यदि मैं यह कहूँ कि आपका मुझसे मिलना एकमात्र संजोग ही नहीं, मेरा सौभाग्य है, तो फिर भी मैं कहूँगी कि आप मुझे भूल जाएं। आप तो जानते ही हैं कि सोनपुर यहाँ से दूर नहीं। उन लोगों को जब पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, तो यह बात है। विजय की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। एक पल मौन रहकर बोला, फिर तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनपुर में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे विरुद्ध जुबान भी खोल सके। तभी बाहर से नौकर की आवाज़ सुनाई पड़ी, छोटे मालिक, स्नान का पानी रख दिया है। ठीक है हरिया, विजय ने कहा। इसके पश्चात दीपा से बोला, आप स्नान कर लीजिए और हाँ, मैं 1 घंटे के लिए सोनपुर जाऊंगा। बात यह है कि पापा के दिमाग में कुछ कमी आ गई है। सुना है वह शादी कर रहे हैं। यूँ मुझे उनके इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पिछले 5 वर्षों से रुद्रपुर रहता हूँ। वहीं पढ़ाई की और वहीं बिजनेस भी शुरू कर दिया। यूँ समझिए
पापा के व्यक्तिगत जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर भी 60 वर्ष की आयु में शादी यह मुझे नहीं पसंद है। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा। दीपा पत्ते की भांति काँप गई। विजय फिर बोला, मैंने यह भी निर्णय लिया है कि मैं आपको लेकर आज ही रुद्रपुर चला जाऊँगा। मेरे इस निर्णय में पापा की स्वीकृति अस्वीकृति कोई बाधा ना बनेगी। दीपा ने बोला, लेकिन विजय साहब। विजय ने अनजाने में ही दीपा के होठों पर अपनी हथेली रख दी और बोला, अब बातें खत्म। अब आप स्नान करके आराम कीजिए। मेरे लौटने तक हरिया खाना बना देगा। दीपा चाह कर भी कुछ न कह सकी, किंतु न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला उठी थी। इधर दीना को इतना मारा गया कि उसका देहांत हो गया। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी गई। सोनपुर में वास्तव में कोई ऐसा ना था जो जमींदार के विरुद्ध अपनी जुबान खोल पाता, किंतु इस घटना के पश्चात जमींदार साहब वहां ना रुके और शहर आ गए। जिस समय वह अपने मकान के सामने तांगे से उतरे, हरिया वहीं खड़ा था। हरिया ने उन्हें देखकर आदर से हाथ जोड़ लिए और बोला, सरकार, छोटे मालिक भी आए हैं। जमींदार बोले, अच्छा, कब? रात आते ही सोनपुर चले गए थे, फिर लौट आए। सोनपुर से एक लड़की भी आई है। कौन है? दीपा। जमींदार के सामने विस्फोट सा हुआ। चौंक कर बोले, दीना की भतीजी दीपा? यह तो मैं नहीं जानता सरकार, लेकिन लड़की है बहुत सुंदर, इतना कि शायद उस जैसी लड़की पूरे शहर में ना होगी। विजय कहाँ है? दीपा तो अंदर वाले कमरे में और छोटे मालिक अभी अभी सोनपुर गए हैं। हमें तो नहीं मिला। हो सकता है परबतपुर वाली सड़क से गए हों। ठीक है, लेकिन सरकार, आज तो आपका बताएंगे थोड़ी देर में, जमींदार साहब ने कहा और इसके पश्चात वह तेज तेज कदमों से चलकर दीपा वाले कमरे में आ गए। दीपा इस समय खिड़की के सामने खड़ी थी। कंधों पर फैले बाल बता रहे थे कि उसने अभी अभी स्नान किया है। वह अपने ही किन्हीं सोचों में इतनी गुम थी कि उसे जमींदार के आने का पता ही ना चला। जबकि जमींदार साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और दीपा के ठीक पीछे पहुंचकर उससे बोले, भाई, इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। हम तुम्हें सोनपुर में खोजते रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से दीना भी दुनिया से चला गया और तुम यहाँ छुपी हो। यह सुनते ही दीपा फुर्ती से मुड़ी और दूसरे ही क्षण उसके सम्मुख भयानक विस्फोट सा गूंज गया। वह विस्फोट इतना भयानक था कि दीपा के मस्तिष्क की धज्जियां उड़ गई और वह केवल मूर्तिमान सी जमींदार का चेहरा देखती रही। जमींदार फिर बोले, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। जब तुम्हें हमारी ही दुल्हन बनना था तो तुम्हें इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? दीपा के होंठ पत्थर बने रहे। कितना अच्छा होता यदि तुम इस वक्त सोनपुर में होती। जमींदार ने फिर से कहा, तुम शादी का सुर्ख जोड़ा पहनती, हम सेहरा बात कर और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाते। लेकिन कोई बात नहीं, सुर्ख जोड़ा ना सही, तुम तो हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त तुम हमारे घर में हो। आओ। इतना कहकर जमींदार ने दीपा के कंधे पर हाथ रख दिया। दीपा की आत्मा तक कांप गई, किंतु अगले ही क्षण वह फुर्ती से पीछे हट गई और नागिन की भांति फुफकार उठी, खबरदार जमींदार साहब, हाथ भी मत लगाना मुझे। जमींदार के चेहरे पर पल भर के लिए सन्नाटा फैल गया, किंतु दूसरे ही क्षण उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह बोले, क्यों? हाथ क्यों न लगाए तुझे? साली हमारी दुल्हन है, हमने तुझे 10,000 में खरीदा है। सौदा पशुओं का होता है जमींदार साहब, इंसानों का नहीं। हट जाइए मेरे सामने से, दीपा बोली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही? कमेंट में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।